वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। आज के वीडियो में फ्रेंड्स बिहार उत्पाद पुलिस एवं बिहार पुलिस फायरमैन के लिए 100 प्रश्नों का जीके जीएस का फुल प्रैक्टिस सेट देखेंगे। सभी प्रश्न है जो फ्रेंड्स बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है, तो इसमें कम से कम आपको फ्रेंड्स 70+ आप लोग का सही होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अच्छी तरह से तो आप लोग को थोड़ा सा वक्त दिया जाएगा, आप लोग मिलाते चलिएगा। ये प्रैक्टिस सेट है चूँकि, तो आप लोग देखते चलिएगा फ्रेंड्स कितना आपका इसमें से सही होता है। वीडियो को लाइक नहीं किए फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कर दिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। चलिए तो आज का पहला सवाल देखते हैं। एवरेस्ट की चोटी पर 2 बार पहुंचने वाली विश्व की प्रथम महिला किस देश की थी? गेस कीजिए पहला का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ये आपका कहाँ की थी, तो जापान की थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसमें और क्वेश्चन क्या बन रहा है कि एवरेस्ट की चोटी पर 2 बार पहुंचने वाली विश्व की प्रथम महिला पूरे विश्व लेवल पर, तो उसका नाम क्या था फ्रेंड्स? तो जुनको तेबेई नाम था। ठीक है, क्या नाम था उनको? तो जुनको तेबेई। ठीक है, जुनको तेबेई जो जापान के रहने वाली थी, ये विश्व में प्रथम ऐसी महिला है जो आपका एवरेस्ट चोटी पर 2 बार पहुंची है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर जो पूछा जाए आपसे कि एवरेस्ट चोटी पर सर्वप्रथम 2 बार चढ़ने वाला व्यक्ति कौन था, तो उनका क्या नाम था फ्रेंड्स? नावांग गोम्बू। उनका नाम क्या था? नावांग गोम्बू। इस तरह से नावांग, ठीक है, नावांग गोम्बू। नावांग गोम्बू था जो प्रथम व्यक्ति था जो 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ा था। ठीक है, और महिला में तो भी मैंने बताया फ्रेंड्स जुनको तेबेई। दूसरा नंबर सवाल आपका है, चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला आदमी कौन था? आप लोग गेस करते चलिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये कब पहुंचा था फ्रेंड्स? तो डेट मैं बताता हूँ, याद रखिएगा। ये 21 जुलाई, कितना? 21 जुलाई 1969 ईस्वी को चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रांग पहुंचा था। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो अमेरिका के रहने वाले थे। ठीक है, अमेरिकी निवासी थे। तीसरा नंबर सवाल आपका है, बहाई लोटस टेम्पल कहाँ है? 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका दिल्ली में पड़ता है। चौथा नंबर सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा महल कहाँ है? गेस करते चलिएगा। तो चौथा का करेक्ट आंसर आप लोग सोच लेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए सबसे जो बड़ा महल है वो इटली के पोप का महल है। कहाँ? इटली का पोप का महल वेटिकन सिटी में है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, वेटिकन सिटी हो जाएगा। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा महल। 5 नंबर है, सार्क कितने दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है? ये आपको इसका करेक्ट आंसर क्या होगा गेस करें? तो 8 हो जाएगा। ये 8 देश कौन कौन है याद रखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन दक्षेश का इसमें सार्क का सदस्य है या नहीं है। तो देखिए मैं बताता हूँ, 8 देश है फ्रेंड्स इसमें टोटल। भारत 1, पाकिस्तान 2, बांग्लादेश 3, नेपाल 4, भूटान 5, श्रीलंका 6, मालदीव 7 और 8वां आपका हो गया अफगानिस्तान। यही 8 देश है जो आपका सार्क अर्थात दक्षेश के सदस्य है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ कब बना था? तो ये 1900 कितना में बना था फ्रेंड्स? गेस कीजिए। 1945 ईस्वी में। 24 अक्टूबर भी आप लोग याद रखिएगा, 24 अक्टूबर 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ये बना था। 24 अक्टूबर को ही प्रत्येक वर्ष हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना दिवस मनाते हैं। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? गेस कर लिए होंगे आप लोग। 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सिस्मोग्राफ हो जाएगा। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा गेस करें? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रॉबर्ट पेरे। रॉबर्ट पेरे जो उत्तरी ध्रुव का खोज किया था। अगला सवाल को देखते हैं, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? मैं पहले बताया था फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन लॉलीपॉप क्वेश्चन है, तो उसमें आपका स्कोरिंग होना चाहिए। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरयू। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? गेस कीजिए। महाद्वीप नहीं, द्वीप के बारे में कहा जा रहा है, तो हो जाएगा क्या फ्रेंड्स? तो आपका 10 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड है जो फ्रेंड्स विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। 10 का करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? लंबा कह रहा है ना, तो लंबा कौन होगा गेस कर लें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ऊंचा नहीं लंबा कह रहा है फ्रेंड्स, तो हीराकुंड बांध हो जाएगा, जो किस नदी पे है? तो महानदी पर है। ये उड़ीसा राज्य में महानदी पर संबलपुर वहाँ पर जगह है फ्रेंड्स, वहाँ से 14 किलोमीटर की दूरी पर हीराकुंड नामक स्थान है, वहीं पे आपका स्थित है। ठीक है, हीराकुंड बांध इसी से इसका नाम पड़ा है। और ये कौन नदी पे? महानदी पे है।
थ्री गोर्जेज डैम किस देश में है? 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा, गेस कीजिए। थ्री गोर्जेज डैम आपका चाइना में है, चीन में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल, हैदराबाद किस नदी पर स्थित है? गेस कीजिए 13 का, तो ये मूसी नदी पर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर, केंद्रीय चावल रिसर्च संस्थान कहाँ है? ठीक है, चावल रिसर्च ना, तो कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा का कटक में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। फटाफट गेस करते चलिएगा फ्रेंड्स। भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम रोजगार गारंटी योजना कार्यक्रम चलाया था? देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक केंद्र सरकार द्वारा क्या है कि देश के 200 जिले में, याद रखिएगा 200 जिले में प्रारंभ की गई थी आपका ये रोजगार गारंटी योजना। केंद्र सरकार ने 200 जिलों में शुरू किया था फ्रेंड्स। तो ये जो ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है जो 200 जिले में शुरू किया गया था, इसमें सर्वप्रथम है जो महाराष्ट्र में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, सर्वप्रथम कहाँ? महाराष्ट्र में प्रारंभ कर गए थे। 16, सरकारी तौर पर जनसंख्या नियंत्रण प्रोग्राम सबसे पहले किस देश में शुरू हुआ? 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये भारत में हुआ था सरकारी तौर से। 17 नंबर सवाल देखिए, नीचे राज्यों और जनजातियों के युगों में कौन सा सही जोड़ा नहीं है? तो इसमें देखिए सही जोड़ा इसमें कौन नहीं है फ्रेंड्स? तो असम में मोरी सही है, ये इसका गलत है, ये सही जोड़ा नहीं है, आपका गलत हो जाएगा। बाकी फ्रेंड्स तो आंसर आपका यही हो जाएगा बी। मध्य प्रदेश में लेबाड़ा जनजाति रहता है, नागालैंड में कोन्यक रहता है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में अपटनी नहीं रहता है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो देखिए 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण ध्रुव पर पड़ता है। अगला सवाल को देखिए, भारत का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? 19 का करेक्ट आंसर आपका कोलकाता, मेरे ख्याल से सबको पता होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल, विश्व का सबसे बड़ा सरीसृप कौन सा है? 20 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोमोडो ड्रैगन। कोमोडो ड्रैगन है जो विश्व का सबसे बड़ा सरीसृप है। ठीक है, तो 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। 21 नंबर सवाल को देखें। 21 नंबर सवाल, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? ये पूछा जाता है। देखिए, तो सूर्य पर जो ऊर्जा का स्रोत है वहाँ पर कौन सा रासायनिक प्रतिक्रिया होता है? तो नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, जिसके मात्रा में फलस्वरूप भारी मात्रा में ऊर्जा निकलता है। सूर्य पर किस गैस की प्रधानता है? तो हाइड्रोजन की सबसे अधिक ज़्यादा प्रधानता है। क्वेश्चन पूछा था, हाइड्रोजन की मात्रा 71% है वहाँ पर, और हीलियम का जो मात्रा है फ्रेंड्स 26.5% है सूर्य पे। और सूर्य पे जो फंक्शन क्या होता है? तो नाभिकीय संलयन, जिसपे आपका परमाणु बम भी आधारित है। जॉन साल किस रोग के टीका का वैक्सीन का विकास किया था? तो गेस करिए। 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, पोलियो का किया था। जॉन साल के किस रोग के टीका का विकास किया था? तो पोलियो का टीका का। पोलियो किससे होता है फ्रेंड्स? तो वायरस से संबंधित एक रोग है। चेचक भी वायरस से संबंधित रोग है। ठीक है, अगला आवर्धक लेंस क्या है? तो आवर्धक लेंस को क्या, उत्तल लेंस को आवर्धक लेंस कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आवर्धक लेंस एक उत्तक लेंस होता है फ्रेंड्स। अगला सवाल को देखिए, प्रकाश और ध्वनि में किसकी गति अधिक होगा? तो प्रकाश और ध्वनि कह रहा है, तो प्रकाश की गति अधिक होगा फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। प्रकाश की गति कितना होता है, वेग कितना होता है? तो याद रखिएगा 3 × 10⁻, कितना होता है? 8 होता है। ये आपका प्रकाश इतना मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, इतना इसका मीटर प्रति सेकेंड होता है। जबकि आपका वायु को कितना, मात्र 320 से 30 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश का, ये याद रखेगा इतना मीटर प्रति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल होती है, वेग होता है। 25 नंबर, पोलियो रोग शरीर के निम्नलिखित में से अंगों में से किस अंग में गड़बड़ी के, पोलियो नहीं, पीलिया, पढ़ने में मिस्टेक हुआ फ्रेंड्स। ठीक है, पीलिया रोग जिसे जॉन्डिस कहते हैं। ठीक है, याद रखिए जॉन्डिस इसी का विकसित रूप होता है जो हेपेटाइटिस बी वगैरह होता है। तो ये लीवर यानी कि यकृत से संबंधित आपका ये रोग है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, लीवर में गड़बड़ी के कारण पीलिया रोग होता है। ठीक है, जिसे जॉन्डिस कहते हैं आम भाषा में। अगला फ्रेंड्स, जब एक जहाज नदी से समुद्र में उतरता है तो उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो जब जहाज नदी में उतरेगा तो क्या होगा फ्रेंड्स, गेस करें। वह थोड़ा उठ जाएगा, वह थोड़ा डूबेगा, वह उसी तरह से तैरता रहेगा, या वह जिस पदार्थ से बना है उसके आधार पर कुछ डूबेगा या कुछ उठेगा? देखिए ऑप्शन किस तरह से दिया हुआ है। तो देखिए इसका सिंपल है फ्रेंड्स, जब एक जहाज नदी से समुद्र में उतरता है तो वह थोड़ा उठ जाता है। 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित वृक्षों में से किस वृक्ष से प्राप्त औषधि से मलेरिया का इलाज होता है? सभी को पता होना चाहिए इसका, तो क्या होता है? सिनकोना। अगला सवाल को देखिए, एक समान
वयस्क मानव के मस्तिष्क का वजन होता है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारा स्टूडेंट बोलते हैं कि ज़्यादा इजी पूछेगा, हार्ड पूछेगा, तो क्वेश्चन देखिए आपको सभी तरह के करके जाना है। कभी कभी क्या होता है फिर जो सिंपल टाइप का क्वेश्चन रहता है वही आपसे उसी में गलती हो जाती है। ऐसे फ्रेंड्स देखिए, कोई भी क्वेश्चन है जो हार्ड नहीं होता है, कोई आसान नहीं होता है। अगर आपको मालूम है इसका आंसर तो आपके लिए आसान होगा, और नहीं मालूम है फ्रेंड्स तो सिंपल सा क्वेश्चन भी आपको हार्ड लगेगा। तो इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। तो सभी तरह के आपको प्रैक्टिस सेट करना, और इस बार तो आपका फ्रेंड्स जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो 10th लेवल का रहेगा। तो देखिए किस तरह का क्वेश्चन आता है, तो इस हिसाब से आप लोग अभी तैयारी करें। अब क्वेश्चन आएगा तभी पता चलेगा फ्रेंड्स, दीजिएगा एग्जाम तो। और इसके बाद जो भी आपका फायरमैन का भी एग्जाम होने वाला फ्रेंड्स, तो अब जो भी रहेगा फ्रेंड्स बिहार पुलिस वगैरह वो सब 10th लेवल का ही रहेगा, पहले इंटर लेवल का रहता था। तो इसका देखिए जवाब करिए। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पाउंड में पूछ रहा है, तो पाउंड में मानव मस्तिष्क का वजन होता है 4 पाउंड होता है। अगर पूछे फ्रेंड्स ग्राम में तो 1400 ग्राम लगभग होता है, याद रखिएगा। ग्राम में पूछे मानव मस्तिष्क का वजन तो कितना हो जाएगा, 1400 आपका ग्राम हो जाएगा। लेकिन पाउंड में पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 4 पाउंड हो जाएगा। निम्नलिखित में से विषाणु जनित बीमारी नहीं है। आपका देखिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन इससे पक्का 100% आने वाला है एग्जाम में, कि कौन सा रोग है जो विषाणु से होता है, कौन सा जीवाणु से होता है। तो ये सब टॉपिक को आपको क्लियर जरूर करके रखिएगा फ्रेंड्स, सब याद कर लीजिएगा करके बुक से भी चाहे कहीं से भी, कि विषाणु से कौन कौन रोग होता है और जीवाणु से कौन कौन रोग होता है। इसमें देखिए आपका है जो फ्रेंड्स डिप्थीरिया रोग है जो विषाणु से नहीं होता है, इसलिए 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये अब किससे होता है, तो ये जीवाणु से होता है। डिप्थीरिया रोग है जो जीवाणु से होता है। बाकी हाइड्रोफोबिया, चेचक और इन्फ्लुएंजा ये सभी है जो वायरस से होने वाला है। डिप्थीरिया है जो किससे, तो जीवाणु से। अब देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, जब दूध से क्रीम अलग की जाती है तो दूध क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में इसका आंसर इसमें गलत दिया हुआ है, लेकिन अब मैं बताता हूँ सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। पहले आप लोग गेस कर लें कि देखिए जब दूध से क्रीम निकालिएगा तो क्रीम है जो क्या निकालिएगा, तो दूध का क्या होगा, आयतन हो जो क्या होगा, बढ़ जाता है। ठीक है, आयतन है जो क्या होता है, घट जाता है। दूध से जब क्रीम निकालिएगा तो उसका आयतन क्या होगा, आयतन कम हो जाएगा, और डेंसिटी घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जबकि इसका आंसर दे जाए फ्रेंड्स घट जाता है तो गलत हो जाएगा। यहाँ पूछा जब दूध से क्रीम अलग की जाती है तो क्या होगा, इसका है जो आपका दूध का आयतन कमेगा और दूध का घनत्व बढ़ जाएगा। तो इसका 100% करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जब भी क्रीम निकालेगा तो उसका डेंसिटी बढ़ जाएगा। एस्पिरिन क्या है फ्रेंड्स, नाम सुने होंगे, दर्द निवारक गोली है, अंग्रेजी में है। तो एस्पिरिन में क्या होता है, आपका एसिटिल सैलिसिलिक एसिड होता है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन ये सब पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। पहले पूछा जाता था एस्पिरिन क्या है, तो एस्पिरिन क्या था, आपका दर्द निवारण के लिए फ्रेंड्स इसको दिया जाता था। ठीक है, ये हल्के फुल्के जो दर्द होता था उससे छुटकारा पाने के लिए दर्द निवारक के रूप में एस्पिरिन का प्रयोग किया जाता है। अब पूछ रहा है कि एस्पिरिन में होता है क्या क्या क्या, उसका कंपोजिशन एक तरह से पूछा जा रहा है, तो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड होता है। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड होता है एस्पिरिन में। 32 नंबर सवाल देखिए, इनमें से ताजे पानी की मछली कौन सी नहीं है, ताजे पानी की मछली कौन नहीं है। ये देखिए आपका ये कॉड है जो फ्रेंड्स आपका किस पानी की मछली है, तो ये खारे पानी की मछली है। बाकी ये सब याद रखिएगा, ईल, ट्राउट और आपका सामान ये सब है जो किसका है, खारे पानी की मीठे पानी की मछली है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ कह रहा था ताजे पानी की मछली कौन सी नहीं है, तो ये नहीं है, बाकी ये सब है। इनमें से कौन सी धातु विद्युत की श्रेष्ठतम सुचालक होता है, तो सबसे ज़्यादा विद्युत का सुचालक चांदी होता है। गेस करते चलिए कंप्यूटर में मॉडेम का क्या कार्य है। कंप्यूटर में जो मॉडेम का कार्य है फ्रेंड्स, 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर इसका देख लेते हैं, तंत्र जो बाईपास करता है, नहीं ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा फ्रेंड्स। तंत्र जो सूचनाओं को, नहीं ये भी नहीं, इसका इसमें आंसर है ही नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, 34 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि फिर मॉडेम के बारे में आप लोग सुने होंगे, पढ़े होंगे भी, कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का यंत्र है ये मॉडेम। ठीक है, जो टेलीफोन लाइन किस पे काम करता है, जो टेलीफोन लाइन पर काम करता है। ठीक है, इसलिए फ्रेंड्स आपका जो मॉडेम है इसका जो फुल फॉर्म होता है, तो इसका शॉर्ट नाम में क्या कहा जाता है, इसको मॉडेम को क्या कहा जाता है, तो मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में इसका फुल फॉर्म क्या कहता है, मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन इसका नाम दिया गया है। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, इसमें सही आंसर है। परम 10,000 10,000 कहाँ विकसित हुआ था, ये आपका भारत का सुपर कंप्यूटर है। तो आप देखिए पुणे में एक CDEC करके संस्था वहीं पे विकसित हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। परम सुपर कंप्यूटर का विकास पुणे में, और संस्था का नाम क्या है, तो CDEC। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हुआ, CDAC पढ़े होंगे कहीं पे, यहीं पे विकसित हुआ है। एल्ब्यूमिन क्या है फ्रेंड्स, तो देखिए एल्ब्यूमिन एक प्रकार का विटामिन तो नहीं है, वसा का नहीं, प्रोटीन्स का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 36 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
37 नंबर सवाल को देखिए, विषाणु में नहीं होते, तो विषाणु में क्या नहीं होते हैं? विषाणु में आपका जो होते हैं फ्रेंड्स 37 का एंजाइम्स नहीं होते, ठीक है। बाकी प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड और टेंटाकिल्स ये सब मौजूद होते हैं, लेकिन एंजाइम विषाणु वायरस में नहीं होता है, ठीक है। अगला सवाल को देखते हैं, 38 नंबर सवाल देखते हैं, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल फ्रेंड्स इसका उदासीन होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जो, हीमोफीलिया जानते हैं फ्रेंड्स, ये जो ब्रिटेन के महारानी थी उसको, एलिजाबेथ को हुआ था। इसमें क्या होता है ना कि इसको रोग से ग्रसित होता है, उसमें ब्लड जमता ही नहीं, अगर कट गया आपका शरीर में तो खून बहुत देर तक बहता रहेगा, ठीक है। ऐसे में क्या आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। तो वही आपका हीमोफीलिया है जो रक्त में थक्का न जमता है, यानी कि रक्त का नहीं जमने वाला बीमारी है, और ये जेनेटिक रोग है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है फ्रेंड्स, गेस करें। इसका कितना होता है? तो टोटल 40% होता है, 40%। ऑप्शन नंबर बी 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर सवाल को देखिए, हर्षवर्धन के राज्यकाल में निम्न में से कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन में कौन आया था? तो ये आपका हेनसोंग है जो हर्षवर्धन में आया था। इसे बैठ भी जाता है फ्रेंड्स, हर्ष से हर्षवर्धन, हर्ष से हेनसोंग, इस तरह से पकड़ के रखिएगा। फाहियान है जो फ्रेंड्स आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल आपका है, उपनिषदों की विषय वस्तु क्या है? तो उपनिषद है जो विषय दर्शन शास्त्र का विषय वस्तु है, एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है बार बार। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आज जिस ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है वह सड़क मौर्य वंश के शासनकाल में किन दो स्थानों को जोड़ते थे? जीटी रोड जिसको कहते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है। तो ये जो मौर्य काल में था फ्रेंड्स, तक्षशिला और पाटलिपुत्र को जोड़ता था। 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 44 नंबर सवाल को देखें, भारतीय संविधान का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के रूप में विख्यात एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसको क्या कहते हैं? ए ओ ह्यूम भी कहते हैं, ए ओ ह्यूम कहते हैं शॉर्ट में, निम्नलिखित में से क्या थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे? तो देखिए, एक भूतपूर्व ICS अफसर थे फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक है ए ओ ह्यूम, इसको हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है, शिमला का साधु भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, उपनाम भी सब याद रखिएगा जो बता रहा हूँ फ्रेंड्स, वो सब जैसे कि देश बंधु किसे कहा जाता है, दिन बंधु किसे कहा जाता है, तो सब बार बार मैं बताते रहता हूँ, सबको याद हो गया होगा। देश बंधु चित्तरंजन दास, दिन बंधु CF एंड्रूज, ठीक है फ्रेंड्स। हर्मिट ऑफ शिमला ए ओ ह्यूम। 45 नंबर सवाल को देखें कि 1893 ईस्वी में संपन्न शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो किसने किया था फ्रेंड्स? आपका स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और इतने ही इसमें महात्मा गांधी, ये स्वामी विवेकानंद गए थे कहाँ? तो आपका शिकागो गया था। उसी समय महात्मा गांधी कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में। 46 में महात्मा गांधी का राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? गेस कीजिए, 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 46 का जो करेक्ट आंसर होगा फिर सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, इन्होंने ही सर्वप्रथम कहा। 47 नंबर सवाल को देखिए, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? हरिजन संघ है ना, तो हरिजन संघ आपका महात्मा गांधी हो जाएगा। हर्षचरित नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तभी हम लोग देखे थे, हर्षचरित है जो आपका वाण भट्ट के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। हर्षचरित जो वाण भट्ट के द्वारा लिखा गया था, ठीक है फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। एक बुद्ध चरित है, तो बुद्ध चरित का पूछेगा तो अश्व घोष हो जाएगा फ्रेंड्स, और हर्षचरित का वाण भट्ट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, देखिए इंपॉर्टेंट, इसमें अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं। एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है, और एक होता है, पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय, ठीक है, भारतीय महिला अध्यक्ष। तो अभी पूछा जा रहा है आपका क्वेश्चन में प्रथम महिला रहेगा ना, तो प्रथम महिला रहेगा तो एनी बेसेंट हो जाएगा। लेकिन अगर पूछ दे फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनी थी, तब उसका हो जाता है सरोजिनी नायडू होता है। तो दोनों को याद रखिएगा, भारतीय कहेगा तो सरोजिनी नायडू, और सिर्फ पूछेगा राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट। ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को प्रदान की गई उपाधि जो उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान लौटाई थी, कौन सा उपाधि लौटा दी थी फ्रेंड्स? तो 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हिंद केसरी हिंद की उपाधि इनको दिया गया था, जो ये आपको लौटा दी थी। क्यों लौटाए थे फ्रेंड्स? क्योंकि 13 अप्रैल याद है आप लोग का, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जो जालियांवाला हत्याकांड हुआ था ना अमृतसर में, उसी के कारण में ये केसरी हिंद, इसी के विरोध में महात्मा गांधी केसरी हिंद की उपाधि लौटा दिए थे।
तो ये देखिए इसमें 2-3 याद रखेगा। एक तो हो गया फ्रेंड्स कि इससे बहुत सारे जो भारतीय नेता लोग थे फ्रेंड्स, जो बुद्धिजीवी लोग खफा थे, तो महात्मा गांधी तो लौटाया था, केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दिए थे, ठीक है फ्रेंड्स। और आपका है जो जमनालाल बजाज है, जो जमनालाल बजाज थे वो राय बहादुर की उपाधि इनको दिया गया था, वो लौटा दिए थे। और जो रविंद्र नाथ टैगोर थे उनको क्या चीज की उपाधि दिया गया था, सर की उपाधि, वो अपना सर की उपाधि लौटा दिए थे। तो रविंद्र नाथ टैगोर ने इसी के विरोध में सर की उपाधि लौटाया, और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटाया, महात्मा गांधी ने जो केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटाया। सब किसके लिए, तो वही आपका जलियांवाला हत्याकांड वाला। सिंधु घाटी सभ्यता कितनी पुरानी है, चलिए 51 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लगभग 5000 वर्ष। कार्बन डेटिंग पढ़ते रेडियो कार्बन से पता चलता है। 51 का जो करेक्ट आंसर होगा लगभग 5000 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर महावीर का निवारण हुआ था। निवारण मतलब समझ रहे हैं फ्रेंड्स, मृत्यु कर सकते हैं, महापरिनिर्वाण। तो महावीर स्वामी कहाँ मरे थे, आपका पावापुरी में मरे थे, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। लेकिन जब अगर पूछेगा गौतम बुद्ध का फ्रेंड्स, तो उनको कुशीनगर में मरे थे, ठीक है। तो 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 53 नंबर, तानसेन का मूल नाम क्या था, गेस कर लिए होंगे आप लोग, तो उनको रामातनु पांडे कहा जाता था। 54 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सुधारवादी आंदोलन 19वीं शताब्दी में सबसे पहले प्रारंभ हुआ था, ठीक है। 19वीं शताब्दी में सुधारवादी आंदोलन, देखिए बहुत अच्छा सवाल है 54 का। तो सुधारवादी आंदोलन में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ब्रह्म समाज, क्योंकि ब्रह्म समाज का आपका था 1828 में इसकी स्थापना हुआ था, तो शुरू हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए, 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। इसका थोड़ा सा मैं रिवीजन कर देता हूँ। 1828 में हो गया आपका ब्रह्म समाज, ठीक है। आर्य समाज 1875 ईस्वी में हुआ था, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, ये भी डेट याद रखिएगा। और बच गया फ्रेंड्स प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था, ये देख लीजिए। प्रार्थना समाज की स्थापना हुआ था आपका 1867 ईस्वी में। और किसने किया था, तब महादेव गोविंद रानडे और आत्माराम पांडुरंग ने दोनों मिल करके 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना के बारे में देखा जाए फ्रेंड्स, तो इसके स्थापना के बारे में, तो इसके स्थापना कब हुआ था, तो 1896-97 देता है, ठीक है, याद रखिए। 96-97 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा आपका रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुआ था। तो आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, सभी का कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज, जो इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से भी जानी जाती है, का पुनर्गठन किस वर्ष में और किस स्थान पर किया था, इसका पुनर्गठन। तो 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर 1943 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया था, ठीक है फ्रेंड्स। अगला सवाल को देखते हैं। 56 नंबर सवाल, निम्नांकित में से किस पर भारत के गवर्नर जनरल के पद रहते हुए किए गए कृत्यों के लिए इंग्लैंड में महाभियोग की कार्यवाही हुई थी। तो 56 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वारेन हेस्टिंग्स इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा सवाल है। वह बौद्ध स्तूप जिसके बारे में यह माना जाता है कि मौलिक रूप से ईंटों से उसका निर्माण अशोक ने करवाया था, उसका नाम क्या है। 57 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सांची स्तूप। 58 नंबर सवाल को देखें। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था। सिंपल है फ्रेंड्स, 1917 ईस्वी में चंपारण से। बोला था फ्रेंड्स, इसमें सभी क्वेश्चन लॉलीपॉप है, सिंपल है। अवध का आखिरी नवाब कौन था। 59 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो हो जाएगा फ्रेंड्स वाजिद अली शाह इसका अंतिम नवाब था अवध का। अगला सवाल, मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, हो सकता है क्वेश्चन पूछ दिया जाए आपको, तो याद कीजिए फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा क्या, अजात शत्रु का शासनकाल कितना सा था आपका, जो बिंबिसार का बेटा था, 492 से लेकर करके 460 तक इसका था, ठीक है। तो ये अजात शत्रु ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और ये फ्रेंड्स जो इसका बेटा था, बिंबिसार का बेटा था, मगध का कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था फ्रेंड्स, तो अजात शत्रु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अजात शत्रु के शासनकाल में ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा, अजात शत्रु के शासनकाल में। अगला सवाल देखिए, संविधान की संरचना की परिकल्पना उद्भव से पहले कहाँ हुआ था।
संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? 61 का करेक्ट आंसर ये ब्रिटेन में हुआ था। अगला है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ है? तो देखिए 62 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन पूछा था कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? 1784, डेट जरूर याद रखिएगा आप लोग। किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया था? सबसे पहले लिखित संविधान किसने दिया? पहले भी मैं करा चुका हूँ फ्रेंड्स, इसका आंसर आप लोगों को गलत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले लिखित संविधान देने वाला था कौन आपका? तो यूएस यानी कि अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए है। सबसे लिखित बड़ा संविधान किस देश का है? तो भारत का, याद रखिएगा। लेकिन लिखित संविधान सबसे पहले अमेरिका, इसी का देन है। भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधित्व एवं लोकप्रिय घटना को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? एक प्रतिनिधित्व एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने के लिए 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारतीय परिषद एक्ट 1861 इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 65 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 65 नंबर सवाल आपका है, भारतीय प्रशासन क्या है फ्रेंड्स आपका? भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधित्व की एक लोग, ये तो हो गया 64 का फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 64 तो भी मैं पढ़ दिया। 64 का जो करेक्ट आंसर है 1800 कितना का था फ्रेंड्स? भारतीय परिषद एक्ट 1861 का करेक्ट आंसर ये हो गया था। अब चलिए 65 नंबर, विभिन्न धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट लक्षण थे? कौन सा अधिनियम का? 65 का, तो 65 का था करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 का था। ठीक है, जिसे आपका चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है फ्रेंड्स आपका। अगला सवाल को देखिए, कथन वाला है कि पूना समझौता ने सांप्रदायिक अवार्ड का प्रयोजन विफल कर दिया। ए में है। आर में है, इसने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए संसद एवं राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण के मार्ग को प्रशस्त किया। अब देखिए फ्रेंड्स 66 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। ठीक है, तो सही है फ्रेंड्स, पूना समझौता ने सांप्रदायिक अवार्ड का प्रयोजन को विफल कर दिया था। इसका जो क्लियरफाई कर रहा है फ्रेंड्स कि इसने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए संसद एवं राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण के मार्ग प्रशस्त किया था। तो करेक्ट आंसर ये हो गया। 67 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा? एक क्वेश्चन देखिए, मैं बार बार इस पर जोड़ देता हूँ फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ था इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभाव डाला था भारत सरकार अधिनियम 1935 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 68 नंबर सवाल को देखें, वेवेल योजना की सफलता का मुख्य कारण क्या था? चलिए फ्रेंड्स आप लोग गेस करिए इसका। 68 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहमति न हो पाना, इसी कारण से वेवेल योजना असफल हो गया था। 69 नंबर, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो अस्थायी अध्यक्ष आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हो जाएगा। ठीक है, 9 दिसंबर, ठीक है कितना, 9 दिसंबर 1946 में आपका संविधान सभा का गठन हुआ था और जो प्रथम बैठक हुआ था फ्रेंड्स उसके किसके थी में, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, याद होगा। तो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुआ था, याद रखिएगा। और द्वितीय बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 में, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। कौन सा? अस्थायी, ये वाला। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? अच्छा सवाल है 70 का। तो 70 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, 389 था। कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो आपका 70 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? 389 हो जाएगा। ठीक है, 71 नंबर सवाल, इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित सभा के सदस्य नहीं थे? 1946 में जो गठित सभा उसका सदस्य कौन नहीं थे? 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, महात्मा गांधी नहीं थे। 72 नंबर सवाल को देखिए, भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन था? अभी तो बता दिया फ्रेंड्स अस्थायी, ऑप्शन नंबर ए 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य अस्थायी सदस्य बनाया गया था। ठीक है,
सदस्य या सभापति कह सकते हैं। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया था? 73 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, टोटल 17 समितियों का गठन किया था। हाँ फ्रेंड्स, तो 79 क्वेश्चन नंबर देखें कि संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया, वे थे कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 79 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रदेश की विधानसभाओं से चयनित सदस्य हैं जो आपका संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया था। 80 नंबर सवाल है, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 80 का जो करेक्ट आंसर है संविधान सभा का ऑप्शन नंबर आपका, एक मिनट फ्रेंड्स यहाँ देख लीजिए, 1 2 3 4 कथन है ना, कि वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, प्रत्यक्ष निर्वाचन से परिणामित हुआ, वह बहुदलीय निकाय था, वह कई समितियों के माध्यम से काम करता था। तो 80 का करेक्ट आंसर सी होगा, 1 और 4 संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 1 वाला, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था फ्रेंड्स ये। और चौथा नंबर क्या सही? वह कई समितियों के माध्यम से काम करता था। तो ऑप्शन नंबर सी 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर सवाल को देखें, चंद्र ग्रहण किस कारण होता है? चलिए सिंपल है फ्रेंड्स, 81 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, चंद्र ग्रहण सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आ जाने से आपका क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। देखिए फ्रेंड्स, इसको अगर आप लोग कन्फ्यूजन होता है तो इसका एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, इसे याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर सूर्य को कांस्टेंट रख लीजिएगा। ये मान लिया आपका क्या है? सूर्य है, ठीक है, ये क्या है आपका? सूर्य है। अब ग्रहण लगाना है तो देखिए किस तरह से, ऐसे भी वहाँ कर सकते हैं। इस सूर्य को कांस्टेंट, इसको कहीं पर हिलाना डुलाना नहीं है, जो भी उलटफेर होता है सूर्य और पृथ्वी में होता है, उसी कारण ग्रहण होता है। तो सूर्य आपका यहीं पर हो गया फ्रेंड्स। तो आपका क्या कह रहा है? चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण कब होता है कि ये सूर्य है तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में, यहाँ पर पकड़ लीजिए क्या? चंद्रमा यहाँ पर, ये क्या है? आपका मून है। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाता है? पृथ्वी। अब देखिए यहाँ पर जब पृथ्वी आ जाएगा आपका, तो कह रहा है कि चंद्र ग्रहण। तो देखिए क्यों चंद्र ग्रहण होता है? जब बीच में पृथ्वी आ जाएगा तो सूर्य का प्रकाश है जो चंद्रमा पर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, सब प्रकाश तो पृथ्वी रोक लेगा। तो रोक लेगा तो क्या काला दिखाई देगा, ग्रहण लग जाता है। अब समझ में आ गया फ्रेंड्स कि जब है जो चंद्र ग्रहण कहेगा तो देखिए तो रहेगा चंद्र ग्रहण है जो किसका है? यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाएगा तभी ना इसका ये प्रकाश रोक लेगा, तो इस पर नहीं जाएगा तो काला दिखेगा। अब आपको क्या लगाना है? ये तो हो गया चंद्र, सूर्य ग्रहण लगाना है। तो सूर्य ग्रहण लगाना है कैसे होगा फ्रेंड्स? तो इसमें क्या होगा? सूर्य है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? चंद्रमा आ जाएगा, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो सूर्य ग्रहण हो जाएगा। तो ये जब यहाँ आ जाएगा फ्रेंड्स तो ये पूरा प्रकाश रोक लेगा, तो ये दिखेगा ही नहीं। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर रखे तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाएगा तो चंद्र ग्रहण लगता है, ठीक है। अगला सवाल, जबलपुर किस लिए प्रसिद्ध है? चलिए जबलपुर, आपका 80 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, संगमरमर की चट्टाने के लिए। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा मुहाना कौन सा है? तो 83 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सुंदरवन डेल्टा सबसे बड़ा है। गांधी सागर बांध किस नदी पर है फ्रेंड्स? तो आपका 84 का करेक्ट आंसर चंबल नदी पे है। अगला, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी लगभग कितनी है? तो 85 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी। 86 नंबर सवाल देखिए, भारत तथा चीन के बीच सीमा रेखा क्या क्या नाम है? 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रेड क्लिफ, सॉरी चीन है ना, तो चीन से मैकमोहन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेड क्लिफ तो भारत पाकिस्तान है। एल्युमिनियम किस खनिज से बनाया जाता है? तो बॉक्साइट इसका अयस्क है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर सवाल को देखिए, नीचे लिखी गई फसलों में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? इससे भी एक प्रश्न पूछा जाएगा, खरीफ फसल और रबी फसल से। तो कह रहा है खरीफ फसल कौन नहीं है? तो सरसों जो क्या फिर रबी फसल के अंतर्गत आता है, इसलिए नहीं। 88 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 89 नंबर सवाल, किस देश के सहयोग से भिलाई इस्पात स्थापित हुआ था? इसका तो मैट्रिक बताया था फ्रेंड्स, भिलाई और बोकारो रूस गया था। कौन कौन सा कंपनी रूसा था? तब भिलाई वाला और बोकारो वाला, यानी कि भिलाई और बोकारो दोनों जो रूस देश की सहायता से बना था। सोवियत संघ रूस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिगबोई में एक बड़ा तेल शोधक कारखाना है, यह किस राज्य में स्थित है? तो 90 नंबर सवाल का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर असम में पड़ता है, बहुत ही पुराना तेल शोधक का डिगबोई है फ्रेंड्स। अगला, पिंपरी महाराष्ट्र में निम्न में से किसके निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? 91 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पेंसिलिन के लिए हो जाएगा। सौर मंडल में कितने ग्रह फ्रेंड्स? तो देखिए अभी वर्तमान में देखा जाए तो आपका 92 नंबर सवाल का हो जाएगा 8 ही ग्रह हो जाएगा। प्लूटो था जो फ्रेंड्स आप लोग को पता है 2006 में उसको ग्रह की मान्यता से
समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा कितना 2006 में जब इसका सम्मेलन हुआ था तो उसमें प्लूटो इसकी मान्यता समाज, इसलिए वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितना है तो 9 है। अगला है रबड़ उत्पादन के लिए मुख्य राज्य कौन सा है तो रबड़ आपका केरला, तमिलनाडु या केरला कर्नाटका होगा। 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, गेस करिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरला और कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल को लिखते हैं, कोरोमंडल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। 94 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु में स्थित है। 95 नंबर, राजस्थान में किस धातु का परिशोधन किया जाता है। राजस्थान में 95 का गेस करें फ्रेंड्स, तो राजस्थान में तांबा का परिशोधन किया जाता है। टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है। टिहरी बांध है जो भागीरथी नदी पर है फ्रेंड्स। ठीक है, याद रखिएगा। तो टिहरी बांध है जो कहाँ पड़ता है, 96 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड में स्थित है टिहरी बांध। अगला सवाल है, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है। 97 का करेक्ट आंसर, सबसे प्राचीन है जो अरावली है, जिसका गुरु सबसे सर्वोच्च चोटी क्या है, चोटी फ्रेंड्स तो अरावली का गुरु शिखर है, ये भी याद रखिएगा। संगमरमर क्या है फ्रेंड्स, तो संगमरमर क्या है, कायांतरित चट्टान के उदाहरण है कि परिवर्तित होकर बनता है। 98 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 99 नंबर सवाल को देखिए, नील यानी कि नील नदी किस महाद्वीप में बहती है। 99 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, गेस कीजिए। तो देखिए नील नदी है जो फ्रेंड मिस्र का देन कहा जाता है, मिस्र को नील नदी का देन कहा जाता है। ये आपका अफ्रीका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अफ्रीका महादेश में पर नील नदी बहती है, जो विश्व में सबसे बड़ी नदी है। आज का लास्ट सवाल को देखते हैं, पृथ्वी की सतह के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर पानी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 100 नंबर सवाल का। तो 100 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर पृथ्वी का कितना है, तो लगभग 70% तो पानी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन देखिए आपका पिछला वाला क्वेश्चन इसमें PDF में आ गया। 100 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।